नमस्कार। सोचिए, क्या एक अमेरिकी फ्रीडम फाइटर भारत की जमीन पर एक आतंकवादी हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाने वाले हैं, एक ऐसे मामले की जिसने पूरी दुनिया में कह सकते हैं सनसनी मचा दी है। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA उसने 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है और इन पर जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश। इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक अमेरिकी है जो खुद को आज़ादी का सिपाही कहता है। लेकिन सवाल ये है कि वो हीरो है या विलन। क्या सच में एक अमेरिकी नागरिक भारत में आकर आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले को एक इंटरनेशनल मिस्ट्री बना देता है। चलिए इस पहेली की एक एक परत को खोलते हैं। तो देखिए, NIA ने कुल मिलाकर 7 विदेशियों को पकड़ा है। इनमें से 6 यूक्रेन के हैं। जी हाँ, वही युद्ध में घिरा हुआ यूक्रेन, और एक अमेरिकी। और इन पर जो कानून लगा है वो है UAPA, जो भारत के सबसे सख्त एंटी टेरर कानूनों में से एक है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सरकार का मानना है कि ये लोग देश की सुरक्षा के लिए कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर खतरा थे। इन 7 लोगों में एक नाम है जो सारी हेडलाइंस में छाया हुआ है, मैथ्यू वैन डाइक। ये अमेरिकी नागरिक ही इस पूरी घटना का सेंटर पॉइंट है, और इसका जो पास्ट है, जो अतीत है, वो इस मामले को और भी ज्यादा उलझा देता है। मैथ्यू वैन डाइक, वो खुद को एक पत्रकार बताता है, एक एक्टिविस्ट, और दुनिया भर में जो दमनकारी सरकारें हैं उनके खिलाफ लड़ने वाला एक फ्रीडम फाइटर। उसकी जो पब्लिक इमेज है वो किसी हीरो जैसी लगती है। लेकिन क्या तस्वीर सच में इतनी सीधी सादी है? अब जरा इसका इतिहास देखिए। 2011 में ये लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ लड़ रहा था, जहां उसे 5 महीने से ज्यादा कैदी बनाकर भी रखा गया। उसके बाद ये सीरिया, इराक और यहां तक कि वेनेजुएला जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में भी नजर आया। कमाल की बात यह है कि ये सभी वो जगह हैं जो अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि वो हमेशा वही पहुंचता है जहां जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल मची होती है? वैन डाइक अपने इरादे छुपाता नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो खुलेआम कहता है कि उसका मिशन दुनिया भर की उन सरकारों को हटाना है जिन्हें वो तानाशाही मानता है, और इसके लिए वो लोकल ग्रुप्स को ट्रेनिंग और हथियार तक देता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत बोल्ड दावा है। उसकी एक्टिविटीज और वो जिन जिन देशों में पाया गया है, उसे देखकर एक सवाल है जो बार बार उठता है। क्या उसका अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से कोई कनेक्शन है? क्या ये सब वाकई में बस एक संयोग है कि वो हमेशा उन्हीं जगहों पर पहुंचता है जहां CIA भी एक्टिव होती है? अब देखिए, शक की वजह तो साफ है। उसका जो पैटर्न है वो CIA की एक्टिविटी से मिलता जुलता है। लेकिन जब उससे ये सवाल पूछा जाता है तो वो इसे सिरे से नकार देता है। उसका कहना है कि हाँ, उसने CIA में नौकरी के लिए अप्लाई जरूर किया था, लेकिन वो लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो गया। अब सच क्या है, ये तो एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए, अब कौन से हटकर कहां पर आते हैं। मैथ्यू वैन डाइक और उसके साथी भारत के नॉर्थ ईस्ट में, मतलब पूर्वोत्तर में, आखिर कर क्या रहे थे? ये वो इलाका है जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली, मतलब रणनीतिक रूप से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये इलाका कितना अहम है। पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत, जो चिकन नेक नाम के एक पतले से रास्ते से बाकी भारत से जुड़ा है, रणनीतिक तौर पर बहुत नाजुक है। और मिजोरम, जहां ये लोग पकड़े गए, उसकी सीमा म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से लगती है। और ये जो म्यांमार बॉर्डर है, ये लंबे समय से भारत विरोधी विद्रोही गुटों के लिए एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित पनाहगाह रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिजोरम जैसे इलाकों में जाने के लिए विदेशी नागरिकों को एक स्पेशल परमिट चाहिए होता है, जिसे प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या PAP कहते हैं। इन लोगों के पास ऐसा कोई परमिट था ही नहीं, मतलब उनका वहां होना ही अपने आप में गैरकानूनी था, इल्लीगल था। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो कानूनी तौर पर वहां नहीं थे, तो आखिर ये लोग वहां कर क्या रहे थे? NIA का कहना है कि ये कोई टूरिस्ट ट्रिप नहीं थी, बल्कि आरोप ये है कि ये लोग भारत को डीस्टेबलाइज करने की, यानी अस्थिर करने की एक बहुत गहरी साजिश का हिस्सा थे। NIA के मुताबिक ये पूरी एक सोची समझी योजना थी। स्टेप 1, भारत में अलग अलग एयरपोर्ट से एंट्री करना। स्टेप 2, गैरकानूनी तरीके से मिजोरम पहुंचना। स्टेप 3, बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार में घुसपैठ करना। और फाइनल गोल, भारत विरोधी विद्रोहियों को ट्रेनिंग देना और उन्हें मॉडर्न यूरोपियन ड्रोन से लैस करना।
ये घटना सिर्फ भारत की इंटरनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है। इसके तार जो हैं वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, जिससे ये पूरा मामला एक ग्लोबल चेस बोर्ड, एक वैश्विक शतरंज की बिसात जैसा बन गया है। और देखिए, इस गिरफ्तारी की जो टाइमिंग है ना, वो भी बहुत दिलचस्प है। ये ठीक उसी वक्त हुई है जब अमेरिका की तरफ से एक बयान आया था कि वो अब भारत को चीन जैसी रियायतें नहीं देगा। तो सोचिए, ऐसे तनाव भरे माहौल में एक अमेरिकी नागरिक की इतनी संगीन इल्जामों में गिरफ्तारी दोनों देशों के रिश्तों में और ज्यादा तनाव पैदा कर सकती है कि नहीं? इस घटना के जो असर हैं वो काफी दूर तक जा सकते हैं। ऐसी अटकलें हैं कि ये एक प्रिजनर स्वैप का केस बन सकता है। उधर यूक्रेन सरकार अपने नागरिकों की रिहाई के लिए दबाव बना रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वैन डाइक के संगठन की तुलना रूस के कुख्यात वैगनर ग्रुप से की जा रही है, मतलब एक प्राइवेट आर्मी जो किसी देश के इशारे पर दूसरे देशों में ऑपरेशंस करती है। तो अब सवाल है कि आगे क्या होगा? ये मामला अभी सुलझा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे संकट की तरह है जो अभी बस शुरू ही हुआ है और जिसके कई पहलू अभी सामने आने बाकी हैं। इस जैसी कॉम्प्लेक्स कहानियों की गहराई तक जाने के लिए स्वतंत्र विश्लेषण बहुत जरूरी होता है। और यहाँ सोर्स से एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। उनके 43% दर्शक जो नियमित रूप से कंटेंट देखते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ये बस एक छोटा सा रिमाइंडर है कि अगर इस तरह का काम पसंद आता है तो इसे बनाने वालों को सपोर्ट करना बहुत मायने रखता है। फिलहाल एनआईए की जांच पूरी तेजी से चल रही है। इन लोगों से जो भी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं, उनसे डेटा निकालने का काम भारत की टॉप एजेंसी सर्ट-इन कर रही है। और उम्मीद यही है कि इससे इस मामले की कई और परतें खुलेंगी और सच सामने आएगा। तो हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या ये सब कुछ बस एक बहुत बड़ा संयोग है, या फिर ये भारत को अस्थिर करने की एक सोची समझी गहरी साजिश का हिस्सा है? तो आखिर में ये दो बड़े सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। पहला, ये जो मैथ्यू वैन डाइक है, ये आखिर है कौन? एक आदर्शवादी फ्रीडम फाइटर या फिर किसी देश का खुफिया एजेंट? और दूसरा, भारत को इस नाजुक डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी चैलेंज से कैसे निपटना चाहिए? इन सवालों पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि इस पूरे विश्लेषण से इस मामले को समझने में जरूर मदद मिली होगी। और हाँ, जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफी सहायक होगा। अगर ये कोशिश अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।